Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So we are reading electricity. तो आज इलेक्ट्रिसिटी के वो पार्ट रीड करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट जो एक्चुअली हमारे घर में करंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किस तरीके से आती है और कहाँ से आती है. ठीक है ना. तो एक्चुअली होता क्या है, सिटी में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और इसकी जो जेनरेशन होती है आप देखोगे वो बहुत ही दूर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बहुत ही दूर होती है. ठीक है, जहाँ पे सोर्सेस होते हैं लाइक कहीं पे डैम, अगर मान लो हाइड्रो पावर प्लांट है मीन्स वाटर की, तो वहाँ पे डैम होने चाहिए. तो सिटी में तो डैम बिल्ड नहीं कर सकते हो, तो ये दूर पे ही होगी. ठीक है ना. स्टीम पावर प्लांट, तो स्टीम पावर प्लांट उसके लिए भी मेरे को चाहिए वाटर. ठीक है ना, वाटर रिजर्वर चाहिए, वाटर को स्टोर करना चाहिए, तभी तो आप बनाओगे स्टीम. ठीक है ना. तो एक्चुअली होता क्या है, सिटी से बहुत ही दूर में पावर का जेनरेशन होता है. ठीक है ना. वी जनरेट द पावर, दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग स्टेशन. ठीक है, पावर स्टेशन उसे भी बोला जाता है, पावर जनरेटिंग स्टेशन. तो पावर स्टेशन को मैं बता रहा हूँ क्या है. पावर स्टेशन में एक्चुअली होता क्या, सेटअप होते हैं. सेटअप होते हैं किस किस चीज़ों की, दैट इज बॉयलर, टर्बाइन एंड जनरेटर. ठीक है ना. तो बॉयलर का काम होता है दैट इज वो स्टीम को बनाता है. ठीक है ना, सुपर हीटेड स्टीम को बनाता है, उसे हाई वेलोसिटी से टरबाइन के फैन में उसे इजेक्ट किया जाता है. और जनरेटर दैट कन्वर्ट, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हुआ. ठीक है. अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है ना, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है दैट इज 11 किलो वोल्ट. ठीक है, मीन्स 11,000 वोल्ट की वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करा जाता है, हाई पोटेंशियल. अब मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ 333 किलो वोल्ट की, बट वी आर जनरेटिंग 11 किलो वोल्ट. और मिनिमम कितना हो सकता है, दैट इज 440 वोल्ट की. ठीक है ना, बट वी आर जनरेटिंग 11 किलो वोल्ट. अब बोलोगे सर इससे अधिक भी तो जनरेट कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, मैंने लिमिट तो बता रखा. ठीक है, अधिक जनरेट करने में होगा क्या, इंस्टॉलेशन, बड़े बड़े सारे सेटअप चाहिए होंगे. सेकेंड थिंग, अगर कम करते हो तो क्या होगा, पोटेंशियल कम हो गया तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे आएंगे. ठीक है ना, मीन्स लॉसेस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होने लगेगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. तो देखो अब मेरे को चाहिए क्या, पावर स्टेशन में मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया. अब इस इलेक्ट्रिसिटी को मेरे को ट्रांसमिट करना है अपने घर तक और इंडस्ट्री तक. ठीक है ना. अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं. ठीक है, हेवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री. तो देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ग्रिड सब स्टेशन आता है. ग्रिड सब स्टेशन मीन्स जहाँ से हमें पावर को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करा, पावर जनरेट करा, फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी. तो ट्रांसमिशन जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं. ठीक है, दैट ट्रांसफार्मर नेम इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 किलो वोल्ट की जो पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुई उसको क्या करता है, उसको अप करता है, स्टेप अप करता है, मीन्स उसकी पोटेंशियल को और इंक्रीज करता है. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट दैट इज I²RT. करंट की वैल्यू कम हो गई तो हीटिंग इफेक्ट कम होगी. मीन्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन द लॉसेस इन द वायर इज लेस. ठीक है, इसलिए क्या करा जाता है, पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है. और पोटेंशियल को कितने बढ़ाए जाते हैं, दैट इज 132 किलो वोल्ट तक, और वो बढ़ा करके फिर ट्रांसमिशन में सेंड किया जाता है. आपने देखा होगा जो वायर होते हैं ना, पोल्स, बड़े बड़े टावर, ठीक है, खेत वगैरह में होते हैं. ठीक है ना, आपने देखा होगा कि फील्ड वगैरह खेतों में होते हैं. ठीक है ना, वहाँ पे जो होते हैं ना, वहाँ पे जो करंट फ्लो करता है मीन्स वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का होता है, 132 किलो वोल्ट का. वो ट्रांसमिशन आकर के फिर मेन सब स्टेशन में आता है. अब मेन सब स्टेशन में कितना आया है, 132 किलो वोल्ट का. अब 132 किलो वोल्ट को अब अलग अलग जगह पे मेरे को ट्रांसमिट करना है. ठीक है ना. तो वो मेन सब स्टेशन में फिर से एक ट्रांसफार्मर होगा जो स्टेप डाउन करेगा, मीन्स हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल करेगा. और वो कितना करता है, दैट इज 33 किलो वोल्ट. अब 33 किलो वोल्ट जिस इंडस्ट्री को, हेवी इंडस्ट्री को वो चाहिए होगा, दैट 33 किलो वोल्ट का, वो हेवी इंडस्ट्री को वो प्रोवाइड कर देगा. ठीक है ना. अब उसके बाद और जो बचे हुए हैं वो आगे की तरफ इंटरमीडिएट सब स्टेशन के पास जाएगा. इंटरमीडिएट सब स्टेशन क्या करेगा, उसे और भी लो करेगा.
और लो कितना करेगा 11 किलो वोल्ट का। अब 11 किलो वोल्ट में उसके पास जाएगा लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास जाएगा, छोटी छोटी जो फैक्ट्री होते हैं जिसके पास छोटे छोटे मशीन्स होते हैं जिनको ऑपरेट करना होता है उनके पास जाएगा। उनके पास जाने के बाद कुछ हमारे पास भी चाहिए, हमें भी घर में अपने घर में फ़ैन बल्ब ये सबको ऑपरेट करना है ना, तो उसके लिए भी चाहिए। तो हमारे घर के बाहर जो होता है ना ट्रांसफार्मर लगे देखिए वो सब होता है स्टेप डाउन होता है, ठीक है। मीन्स सिटी सब स्टेशन आप देखोगे वहाँ पे जो होता है 11 किलो वोल्ट का आता है। डेंजर लिखे होते हैं, आप देखो नोटिस करोगे सिटी सब स्टेशन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे डेंजर 11 किलो वोल्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। अब ये सिटी सब स्टेशन क्या करता है, अगेन उसे स्टेप डाउन करता और स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे लाता है। अब 220 वोल्ट लाने के बाद वो हमारे घर में आता है। अब हमारे घर में तो आ गया 220 वोल्ट, आपने देखा होगा बल्ब फैन ये सब में स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट पे ऑपरेट करने का, उससे ज़्यादा दोगे तो वो ब्रस्ट कर जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हमारे घर में आने के बाद होता क्या है, जैसे हमारे घर में कैसे आती है, हमारे घर में ओवरहेड पोल से करंट आता है एंड द सेकेंड विच अंडरग्राउंड केबल से आता है। तो ओवरहेड पोल से जो आ रहा है ना उसमें दो लाइन्स आते हैं, दैट इज एक तो होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड लाइन, लाइव वायर। लाइव देखो L फॉर लाइव, इसे फेज भी बोला जाता है, ठीक है। N फॉर न्यूट्रल, ठीक है। E फॉर अर्थिंग। अब देखो हमारे पास दो वायर आए, तो जो पोल के पास आप देखोगे ना एक फ्यूज लगा हुआ होता है, कंपनी फ्यूज, ठीक है। उसकी रेटिंग होती है नियरली दैट इज 50 एम्पियर की होती है या मे बी 25 एम्पियर की होती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो हो गया, मतलब इससे अधिक एक्सेस करंट आएगा तो वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे घर में आया यहाँ पे क्या मीटर, आप बोलते हो ना मीटर, जिसमें मेज़र होता है कितने यूनिट है क्या है, तो वो किलोवाट आवर में मेज़र करेगा। मीटर के बाद क्या होता है और ट्रांसमिशन आगे जाएगा तो फ्यूज़ होता है, और फ्यूज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर, ठीक है ना, फेज़ के साथ हमेशा कनेक्टेड होता है। और ये फ्यूज़ की कितनी लिमिट होती है, 15 एम्पियर की होती है। और ये यहाँ से अर्थिंग भी आ रहा और क्या हो रहा, फिर यहाँ पे दैट इज़ मेन स्विच। घर में मेन स्विच होता है ना, सर्किट ब्रेकर मेन स्विच, ठीक है। मेन स्विच डबल पोल स्विच, मीन्स वो क्या होगा, आप देखोगे उसको नीचे की तरफ गिराते हो, ठीक है ना, तो वो दो उसमें रहते हैं क्लिप लगे हुए, तो वो दोनों नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। दोनों नीचे आ गए मीन्स डिस्कनेक्ट हो गया, तो न्यूट्रल भी डिस्कनेक्ट हो गया और लाइव भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो आगे कुछ भी फ्लो नहीं होगा। और आगे ये डबल पोल स्विच से या मेन स्विच से आगे की तरफ जाता लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थिंग। और ये डिफरेंट अप्लाइंसेस से, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से वो कनेक्ट होते हैं। मेरे को जहाँ ले जाना घर पे, जिस पोजीशन पे ले जाना वहाँ पे मैं ले जाऊँगा, जिस लोकेशन पे ले जाना। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ पावर टू ट्रांसमिशन ऑफ पावर, आपके घर तक की बात, ठीक है ना। तो किस तरीके से पावर जनरेट होता है, किस तरीके से उसे हाई पोटेंशियल करा जाता है, फिर लो पोटेंशियल करके हमारे घर तक आता है। और फ्यूजेस अलग अलग रेटिंग की होती है, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो वो फ्यूज़ क्या करेगा, अप्लायंस को डैमेज नहीं करेगा, वो ब्लो ऑफ हो जाएगा। नाउ वी विल लुक दैट सिस्टम ऑफ वायरिंग, ठीक है ना। जो हमारे घरों में वायरिंग होती है ना, वो कितने तरीके से पॉसिबल है वायरिंग करना। तो द फर्स्ट वन इज ट्री सिस्टम, ठीक है। इन ट्री सिस्टम व्हाट विल हैपन दैट, देखो फेज, न्यूट्रल और अर्थ, ये तीन तो हमारे पास आते ही हैं, ठीक है। अब वो फेज, न्यूट्रल, अर्थ तो फ्यूज़ होंगे, फर्स्ट वन दैट इज फेज में फ्यूज़ हुआ, देन दैट विल गो टू द मीटर, ठीक है। हमारे घर पे जो बाहर मीटर होता है, मीटर की जो रीडिंग करता है उसके पास क्या, देन आफ्टर दैट वो मीटर से निकल करके कहाँ पे जाएगा, मेन स्विच में जाएगा। और मेन स्विच में मैंने बोला था दो पोल होते हैं, दिस न्यूट्रल एज वेल एज फेज, दोनों को वो क्या करेगा, लाइव वायर दोनों को डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। वो आगे ट्रैवल करता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास चला जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या करता है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे, जिस जिस जगह पे मेरे को वहाँ पे सेंड करना, वहाँ से कनेक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। और देखो लाइव, जो लाइव वायर होते हैं ना, उसके साथ क्या करा जाता, फ्यूज़ कनेक्ट किया जाता। तो देखो ये फ्यूज़ उससे कनेक्टेड है, फिर ये फेज़ वायर, ठीक है ना, फेज़ वायर से फ्यूज़ कनेक्टेड हो गया, फिर न्यूट्रल से कनेक्टेड हो गया, एक अर्थिंग है, तीन वायर चले गए, फ्यूज़ मैंने क्या करा, लाइव वायर में कनेक्ट करा। अब ये चले गए जहाँ पे मेरे को सप्लाई चाहिए,
देन आफ्टर दैट सेकेंड, देखो सेकेंड मेरे को और दूसरे जगह चाहिए, तो वहाँ पे मैं फिर से इससे कनेक्शन करा और लाइव वायर में अगेन एक फ्यूज़ डाला, दैट इज़ F2, और फिर एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थिंग। तो 3 वायर इस तरीके से जहाँ जहाँ पे मेरे को ले जाना होगा वहाँ पे 3 वायर जाएंगे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड से हर जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है ना, ये तो हर, अगर मान लो हर जगह पे मेरे को ले जाना तो 3 वायर लेके जाना होगा। और देखो इस वायर से लाइव वायर से और न्यूट्रल से देखो बल्ब कनेक्टेड है, की कनेक्टेड है ना, और एक रेफ्रिजरेटर कनेक्टेड है, विथ की कनेक्टेड है। अब देखो ये इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हर जगह पे ले जाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 3 वायर चाहिए होंगे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थिंग। और सेकेंड चीज कि सपोज मेरे को अभी सपोज मान लो इसकी फ्यूज़ की जो लिमिट है 15 एम्पियर की है। ठीक है, मेरे को आगे कहीं पे चाहिए 25 एम्पियर का, तो पॉसिबल तो नहीं होगा। मेरे को क्या करना होगा, फ्यूज़ यहाँ पे चेंज करना होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है ना, तो हर जगह पे फ्यूज़, हर जगह पे वायर, हर जगह पे डिफरेंट अप्लाइंसेस का यूज़ होगा, तो ये कॉस्टली होता है। दैट्स वाई इट रिक्वायर्ड प्लग एंड सॉकेट इन द लार्ज अमाउंट। प्लग और सॉकेट हर जगह पे अलग अलग चाहिए होगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है ना। और सेकेंड थिंग क्या होता है कि सपोज कहीं सर्किट में एक जगह ये सर्किट ब्रेक कर गया तो आगे की लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दिस इज द ट्री सिस्टम, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, देखो डिफरेंट ब्रांचेस में फ्लो कर रहा है। ट्री के पास ब्रांच होते हैं ना, अलग अलग ब्रांच, उस तरीके से ब्रांच में फ्लो कर रहा है। दैट्स वाई दिस सिस्टम नेम इज ट्री सिस्टम। अब सेकेंड सिस्टम आती है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम, वो होती है रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में होता है क्या ना, 2 लाइन्स, ठीक है, दैट इज लाइव और न्यूट्रल, ये दोनों पूरे घर में रन कर जाते हैं, 2 वायर, और करंट का फ्लो करने का 2 डायरेक्शन हो गया। अब जहाँ जहाँ पे मेरे को चाहिए आप डायरेक्टली वहाँ से करंट को ले लो, 2 वायर कनेक्ट कर दो, बल्ब को कनेक्ट कर दो, की को कनेक्ट कर दो, इधर भी बल्ब कनेक्ट करो, फैन को कनेक्ट करो, दिस इज द बल्ब, दिस इज फैन, दिस इज बल्ब, जितने भी चाहिए वहाँ से दोनों से लेते जाओ और कनेक्ट करते जाओ इस बल्ब को। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, हमारा सॉकेट, वायर वगैरह सारे तो इफेक्टिव हो गए। अब देखो इसमें क्या, करंट 2 डायरेक्शन से, इधर से भी ट्रैवल करेगा, इधर से भी ट्रैवल करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अगर मेरे को कहीं पे और भी फ़ैन लगाने हैं, इसमें अगर कहीं फ़ैन लगाने हैं तो यहाँ से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेके वायर को जाना होगा। बट इस सिस्टम में क्या होगा, वहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि एक लाइन मीन्स लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, वो तो हर जगह फ्लो कर रहा है ना, हर जगह रन करवा दिया आपने, बस वहीं से आपको लेते जाना है। तो दैट्स वाई रिंग सिस्टम इज इफेक्टिव। ठीक है ना, कि इसमें कॉस्टिंग भी कम होती है। एंड द सेकेंड वन इज क्या होते हैं कि किसी भी न्यू अप्लायंस को इंस्टॉल करना इजी होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक दैट द एप्लीकेशन, ठीक है ना, दैट इज डोमेस्टिक हीटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, देखो डोमेस्टिक हीटिंग एप्लीकेशन, देखो आप जो घर पे रूम हीटर यूज़ करते हो, वाटर हीटर यूज़ करते हो, वो क्या, आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता, वो कन्वर्ट हो जाता। ठीक है ना। आप देखोगे तो हीटर आपने देखा होगा, वाटर हीटर भी देखा होगा, रूम हीटर भी देखा होगा, ठीक है ना, और जो गीज़र वगैरह देखा होगा, उसमें क्या होते हैं, उसमें आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया और हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई। अगर आप देखोगे रूम हीटर के पास, थोड़ी देर के बाद आप खड़े रहो वहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपने दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी और दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, आपको वहाँ पे रेडिएशन फील होगा। ठीक है, मीन्स व्हेन वी supply electric current through heater, maybe room heater, ठीक है, water heater, heat energy being radiated,
ठीक है ना। तो हीट एनर्जी क्या होगा, रेडिएट करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा, क्यों कर रहा, क्योंकि अपोजिशन हो रहा है, मीन्स वो मटेरियल किसके बने होंगे, दैट द मटेरियल इज नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्या है, एलॉय है, वो किसी न किसी एलिमेंट से बने होंगे, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ निकेल एंड क्रोमियम, ठीक है। और इनकी रेशियो क्या होती है, रेशियो ऑफ 4:1, ठीक है ना। निकेल और क्रोमियम के बने होते हैं और इनकी रेशियो होती है 4:1 होती है, ठीक है ना। तो ये अब देखो इस मटेरियल का बनाने के बाद क्या क्या होते हैं, इसको बनाने के बाद, ठीक है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं, मीन्स इस नाइक्रोम वायर के, तो क्या क्या होंगे। द फर्स्ट वन इज, इसकी रजिस्टिविटी हाई हो जाएगी, इट हैज हाई रजिस्टिविटी। सेकेंड थिंग इज, देखो अब ये क्या करने लगेगा ना, अब ये जैसे ही आपने रेजिस्टेंस मीन्स क्या हुआ, करंट पास हुआ, ठीक है, अपोजिशन ज़्यादा हुआ, अपोजिशन ज़्यादा हुआ ना, तो अपोजिशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, हीट ज़्यादा जनरेट होगा। तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, अगर मान लो वो मेल्ट कर गया तो, ठीक है, तो इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ऑक्सीडेशन एंड इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सेकेंड वन इज, इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर without oxidation. And the third one, what I said, that it has high melting point. इसकी melting point क्या होगी, high होगी, ठीक है। These are the properties of that nichrome. अब देखो, अब मैं बात करता हूँ hazards of electricity. लिख लो, इसे लिख लो। Next topic is, that is hazards of electricity, ठीक है ना। देखो मीन्स दैट व्हाट इज द डेंजर थिंग, ठीक है ना। आपने देख रखा होगा कहीं पे भी जहाँ पे ट्रांसफार्मर हो या लाइन पासेस होते, वहाँ पे लिखा होता डेंजर, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या ना, जब भी आप कभी इलेक्ट्रिक करंट पास होते हुए किसी भी नेकेड वायर को टच करते हो, ऑल्दो वायर में क्या होती है, कोटिंग होती है, कवरिंग होती है ना इंसुलेटर की, बट अगर नेकेड वायर को आपने टच कर दिया तो आपके बॉडी के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और वो इलेक्ट्रिक करंट आपके सेल को डैमेज कर देगा, इवन हार्ट को डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो इट कैन डैमेज द सेल ऑफ द बॉडी और हार्ट, क्या बोला, इट कैन डैमेज हार्ट और सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। इसलिए हर जगह पे लिखा होता है, और ये जो डैमेज करने की मीन्स ये जो डेंजर है, ये और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता, मीन्स और भी ज़्यादा हो जाता, कब, जब आप गीले हो, वेट हो, भीगे हुए हो। तो इसलिए लिखा होता, कॉशन लिखा होता, दैट व्हेन यू आर वेट डू नॉट टच दैट वायर और डू नॉट टच एनीथिंग, ठीक है। मतलब भीगे हो तो छूना नहीं है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को तो छूना ऐसे भी तो नहीं है, बट गीले में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो बस कहानी ख़त्म, मतलब अगर टच हो गए, हाई करंट रहा तो भाई चिपके रह जाओगे फिर, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, बिल्कुल भी टच नहीं होना है। आपको क्या करना है, यूज़ करना है, दैट इज़ वेयरिंग अ स्लीपर, चप्पल पहन को आप करो काम, अदरवाइज दैट ग्लव्स की यूज़ करो, रबर की ग्लव्स आती है उसको यूज़ करो, देन आप इलेक्ट्रिसिटी की कुछ भी काम करो, ठीक है ना। नाउ अब जो बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ ना, कलर कोड ऑफ वायर, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ वायर। तो देखो कलर कोडिंग ऑफ वायर आपने देखा होगा
कि अलग वायर जो होते हैं ना वो अलग अलग कलर के होते हैं, देखा है ना। तो ये ऐसा थोड़ी है कि मेरे को येलो पसंद है तो मैं घर में येलो वायर ले लूँगा, मेरे को ब्लू पसंद है तो ब्लू लूँ, मेरे को ब्लैक पसंद है तो ब्लैक लूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सॉरी, देखो अभी मैंने क्या बोला, कलर कोडिंग ऑफ वायर। तो हर एक वायर को कलर कोड किए जाते हैं, मतलब वायर की कलर कोडिंग ऑफ वायर, हर वायर को अलग अलग कलर दिए जाते हैं। हर वायर को मतलब क्या है, वायर को कलर दिया गया मतलब क्या, उसकी अलग कुछ इंपॉर्टेंस होगी, उसकी कुछ अलग वैल्यू होंगे। तो देखो ये जो कलर कोडिंग हुई ना, एक तो पहले हुए थे, अब एक बार इंटरनेशनली हो गया है, ठीक है ना, मैं इस स्टैंडर्ड वे में किया गया। तो सबसे पहले जो कलर कोडिंग हुई थी ना वो रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है। रेड किसके लिए था, दैट इज फॉर फेज वायर। ब्लैक किसके लिए था, न्यूट्रल के लिए था। और ग्रीन किसके लिए था, दैट इज अर्थिंग के लिए था। बट नाउ ये चेंज हो गया, ठीक है। अब रेड के प्लेस पे ब्राउन को रिप्लेस कर दिया गया, मीन्स ब्राउन इज फॉर द फेज वायर, एंड ब्लैक के जगह पे यूज करने लगा गया कि दैट इज लाइट ब्लू। ब्लू मीन्स लाइट ब्लू, किसके जगह पे, न्यूट्रल के प्लेस पे। और अर्थिंग वाली के प्लेस पे ग्रीन भी है और येलो भी है, ठीक है। अर्थिंग वाले में क्या है, दैट इज ग्रीन एज वेल एज येलो, किसके लिए, अर्थिंग के लिए। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। ये ब्राउन, लाइट ब्लू, ब्लू और ग्रीन, ये क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मीन्स इस तरीके की वायरिंग अगर ब्राउन है कहीं पे तो क्या है वो, दैट इज फेज वायर है। अगर कहीं पे लाइट ब्लू, ब्लू कलर की तो वो न्यूट्रल वायर है, और कहीं ग्रीन या येलो है तो ये क्या है आपका, दैट इज अर्थिंग है, मीन्स अर्थ किया हुआ है, ठीक है ना। अब अर्थिंग की मैं बोल रहा हूँ बात की, अर्थिंग 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 क्या है। तो देखो आपने देखा होगा या आपके घरों में देखा होगा कि सिटी सब स्टेशन से एक वायर आते जो अर्थ किए जाते हैं, मीन्स आपने देखा होगा, इवन सॉकेट में देखा होगा इस तरीके का, और ये वाला पार्ट मोटा सा, एक होल देखोगे मोटा, ठीक है। अब जब इसमें इंसर्ट करोगे, यही होती है अर्थिंग की, ठीक है ना। तो समटाइम देखो आपने देखा होगा कि जो किचन, घर की जो किचन है उसके जहाँ पे वेस्ट निकलते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा घर के बाहर अर्थिंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे रॉड को, एक बार रॉड को अंदर डिप होल करके उसके अंदर डाला जाता है, देन वायर के थ्रू कनेक्ट करके घर पे लाया जाता है, और इस तरीके से इस वाले में कनेक्टेड होता है हर पॉइंट पे। तो अर्थिंग का मतलब होता क्या है, अर्थिंग का मतलब होता है कि वो ना किसी भी अप्लायंस जैसे फ्रिज वगैरह उसकी बॉडी से वो कनेक्टेड होता है। सपोज किसी तरीके से करंट जो लाइव वायर है वो बॉडी में टच हो जाए, ठीक है ना। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। दिस इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग का मतलब क्या, अर्थ इज अ ह्यूज कंडक्टर, उसमें आप कितना भी चार्ज दे दो वो चला जाएगा, और अर्थ की जो पोटेंशियल होती है वो जीरो होता है। मतलब मान लो कोई भी केसिंग है अंदर, ठीक है, इसको मैंने अर्थिंग कर रखा है, मतलब क्या, अर्थ की पोटेंशियल जीरो, तो इस बॉडी की भी पोटेंशियल जीरो होगा। अब जैसे ही कोई वायर टच होगा सारा चार्ज इसमें फ्लो कर जाएगा, फिर केसिंग की पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, मतलब वो आपको प्रिवेंट करेगा शॉक से, शॉक लगने नहीं देगा। और अर्थिंग इसलिए भी यूज़ करे जाते हैं ना, समटाइम क्या होता है किसी वजह से वोल्टेज मीन्स करंट की वैल्यू घर में ना ज़्यादा आ जाती है, तो ज़्यादा आ जाती है तो अप्लाइंसेस हमारे घर में जितने भी लगे हुए हैं उसको क्या करना है, एक लिमिट एक्सीड होगा तो वो फ्यूज़ कर जाएंगे, बर्न कर जाएंगे, ब्लो ऑफ हो जाएंगे। तो
तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। जैसे ही ज़्यादा होगा ये क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा और सारे इक्विपमेंट को, सारे अप्लायंसेस को सेव कर देगा। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एंड दिस इज MCB। ये तो आपने सुना होगा MCB, ठीक है ना। MCB क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे घर के अप्लायंसेस को समटाइम्स। ठीक है, जिस तरीके से मेन स्विच होती है ना, उसी तरीके से ये MCB भी होता है। तो MCB क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिकली रन करता, मीन्स जैसे ही करंट की मैक्सिमम लिमिट, व्हेन द फ्लो ऑफ करंट in circuit exceed or exceed to maximum value, then automatically this MCB turn off or it will save the appliances in a house। ठीक है, जैसे ही करंट की मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट होगा, MCB क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। डाउन होगा मीन्स ऑफ हो गया, ऑफ हो गया तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, आगे करंट फ्लो नहीं होगा तो आपकी अप्लायंसेस सेफ रहेगी। दैट इज द MCB। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो आप पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।